नमस्कार साथियों, गनीपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारी जो वित्तीय साक्षरता क्विज चल रही थी उसका जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था हमारा, वो हमने कल शाम को किया था 29। उसको आप देखें, उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं जो आपको ज़रूरत है। भाई कितने नंबर का एग्ज़ाम में कितने प्रश्न आएंगे और कितने नंबर के आएंगे, ये सारी डाटा मैंने आपको वहाँ पर बता रखी है। तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था वो 29 है, उसे आप देखें जिन्होंने नहीं देखा है। और यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं, अर्थात चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आज की जो क्विज स्टार्ट है हमारी वित्तीय साक्षरता की, इसके अंदर जो पहला प्रश्न है आज का वो है, ये आपका अगला है जो है कि मुद्रा स्फीति, इससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो हैं। आर्थिक मंदी से रिलेटेड जो प्रश्न है वो भी हैं, कुछ बैंक से रिलेटेड भी हैं। इस तरह के क्विज के अंतर्गत ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि आपके सिलेबस में दिखा रखे हैं। ठीक है, अब आज का जो पहला प्रश्न है वो है, एक अर्थव्यवस्था की स्थिति जिसमें लंबी अवधि के लिए बहुत कम या कोई वृद्धि नहीं होती क्या कहलाती है? भाई नहीं तो वृद्धि होती है और नहीं कमी होती है, तो ऐसी स्थिति में होता है स्थिरता। न कमी न वृद्धि, तो सीधी सी बात होगी वो क्या होगा? स्थिर। अगला जो प्रश्न है वो है, मुद्रा स्फीति की अवधि के दौरान कर की दरें होती हैं। हमेशा मुद्रास्फीति का मतलब होता है बढ़ोतरी होना, तो ये होती है हमेशा वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है, ठीक है, तो इसे खालिस्तान बेरोजगारी कहते हैं। यदि बहुत लंबे समय तक बन रही है तो इस तरह की जो बेरोजगारी होती है उसे कहते हैं यहाँ पर दीर्घकालीन, बहुत लंबे समय तक, वो होती है दीर्घकालीन। अगला है, जब बढ़ती कीमतों की दरें रेंगती मुद्रास्फीति से अधिक हैं तो इसे खालिस्तान मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है, तो वो कहलाता है चलना। ठीक है, मैं यहाँ पर आपका समय एग्जाम पास में है, समय नहीं लेते हुए सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, और 29 तारीख को आपका जो टेस्ट होगा जिसके अंदर 50 प्रश्न होंगे। उन प्रश्नों में आपको जो भी सिलेबस में दिखा रखा है सिर्फ वही प्रश्नों को मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा। अगला है, एक आर्थिक परिदृश्य जहाँ कम वृद्धि एवं बढ़ती मुद्रास्फीति का एक विशेष संयोजन उच्च बेरोजगारी की ओर ले जाता है, तो वो कहलाता है उच्च बेरोजगारी की ओर ले जाता है। भाई आपको बेरोजगार से भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बेरोजगारी, तो वो कहलाती है मंदी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी है? ध्यान रखो, कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी है? जहां आवश्यकता से अधिक लोगों को नियोजित किया जाता है। तो भारत में जो बेरोजगारी है वो है कृषि क्षेत्र में, वो है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी, छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ आमतौर पर होता है, तो ये होता है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह है, मुद्रास्फीति के दौरान की अवधि के दौरान कर की दरें होती हैं, तो वो होती हैं उच्च। ठीक है, मैंने आपको बताया वृद्धि होना ही मुद्रास्फीति है, एक तरह से चीज़ों में वृद्धि होना। ठीक है, और सबसे अच्छा जो प्रदर्शन रहता है हमेशा प्रत्येक क्विज में हमारा सबसे ज़्यादा सोम, रिया, ठीक है, और अब आ रहा है एक आरुष का बहुत अच्छा प्रदर्शन रह रहा है आजकल जैसे, और इसके अलावा नंदनी है। ठीक है, नंदनी का है और पूर्वा का है। ठीक है, इसके अलावा एक शुभम है जो आजकल काफ़ी गायब चलता रहता है। ठीक है, और इसके अलावा काफ़ी हैं, आसिफ है और एक दो नए जुड़ रहे हैं, साक्षी, जिसका हम बहुत थैंक यू कहेंगे कि उसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी पहला स्तर रैंक प्राप्त किए है, और उनके द्वारा ही हमने जो बताया गया था उनका 29 पार्ट में आपको बताया है उसके अंदर। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी उनके, और बाकी सभी स्टूडेंट ऐसे नहीं है कि यही स्टूडेंट अच्छे हैं, सभी स्टूडेंट काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये लाइव में कमेंट्स करते रहते हैं इसलिए इनके नाम मुझे ज़्यादातर ध्यान है। ठीक है, अगला है, प्रचंड बेरोजगारी तब तक होती है, एक गौरव भी था। ठीक है, जनसांख्यिकी कारणों से इनकी आपूर्ति की तुलना
श्रम की मांग में गिरावट आई है? तो प्रश्न बेरोजगारी तब होती है जब मौसमी उतार चढ़ाव के कारण श्रम में किसी व्यवसाय में अपेक्षा से अधिक श्रम लगा हुआ हो तो ये बेरोजगारी आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य बल की जनसंख्या में खालिस्तान वर्ष से खालिस्तान उम्र तक के लोग शामिल होते हैं। तो ये होते हैं 15 वर्ष से और 59 वर्ष तक, 59 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, भारत की थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन से संस्थापन कार्यालय जारी करता है? तो भारत में थोक मूल्य के कार्यालय कौन जारी करता है? ये करता है बेटाओ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है, आप याद रखेंगे, मैं आपको डायरेक्ट प्रश्नों के उत्तर ही बता रहा हूँ। आर्थिक वृद्धि सामान्यतः किसके साथ संबंध होती है? जो आर्थिक वृद्धि होती है वो हमेशा मुद्रास्फीति के साथ होती है। पैसे की कमी, वो वृद्धि, मैंने आपको बताया ना, आर्थिक यानी पैसा, रुपये होता है। ठीक है, तो रुपये की जो वृद्धि होती है, मतलब भारत की जो इकोनॉमिक में वृद्धि होती है वो होती है मुद्रास्फीति। मतलब जो हम चीज़ खरीदते हैं उनका मूल्य बढ़ोतरी होना। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है, तो भारत में जो मुद्रास्फीति को मापा जाता है वो मापा जाता है बेटा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में। अगला प्रश्न है, एक आर्थिक परिदृश्य है जहां कम वृद्धि एवं बढ़ती मुद्रास्फीति का एक विशेष संयोजन उच्च बेरोजगारी की ओर ले जाता है। उच्च बेरोजगारी की ओर, अभी आपने वही प्रश्न पढ़ा था, मंदी की ओर ले जाता है। अगला है, खालिस्तान दर भोजन और ऊर्जा को छोड़कर हर चीज़ में बढ़ती कीमतों को मापी जाती है। तो ये जो मापी जाती है वो है मूल्यस्फीति में। ध्यान रखेंगे थोड़ा आप यहाँ पर, भोजन और ऊर्जा को छोड़ करके हर चीज़ को बढ़ती दरों को मापा जाता है मूल्यस्फीति में। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तुओं की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है, वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं। अगला है, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति अधिक होती है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, मुद्रा होती है कि पूर्ति बढ़ जाती है, ये प्रभाव पड़ता है। अगला है, बढ़ती हुई मुद्रास्फीति की दशा में निम्न में से कौन सा वर्ग हानि में नहीं रहता? बढ़ती हुई मुद्रास्फीति की दशा में कौन सा वर्ग हानि में नहीं रहता है? देखो यहाँ पर कौन सा वर्ग नहीं रहता है, तो यहाँ पर जब वो बढ़ता है मूल्य तो वहाँ पर व्यापारी वर्ग होता है वो कोई हानि में नहीं होता है। आपको पता है उपभोक्ता आप खुद होते हैं जो आप सबसे ज़्यादा हानि में होंगे। ऋणदाताओं पे तो वैसे भी हानि होती है और पेंशन भोगी कुछ करते नहीं है, तो इस वजह से इन पर भी हानि होती है। अगला है, मुद्रास्फीति की तुलना डाकू से किसने की? वेरी मोस्ट प्रश्न। देखो ये की है प्रोफेसर ब्रह्मानंद और वकील ने। ध्यान रखना, ब्रह्मानंद और वकील ने की है डाकू से। ठीक है, ऐसे सोच लो, वकील जो कि डाकू के लिए या फिर कोर्ट में कैसे भी लड़ता है तो डाकू के बचाने के लिए वकील करते हैं, कुछ ऐसे भी कर लो। हाउ टू पे फॉर मनी, ठीक है, पैसे का भुगतान कैसे करें, पुस्तक किसने लिखी? इसके जो लेखक हैं वो हैं प्रोफेसर किन्स। याद रखेंगे आप, प्रोफेसर किन्स है। हाउ टू पे फॉर मनी बुक के लेखक हैं। मुद्रा अस्फीति की धारणा किस थ्योरी के ठीक विपरीत है? मुद्रा अस्फीति, ठीक है, इसमें मूल्य का घटना होता है, तो ये है विस्फीति के कारण, विस्फीति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपाय मुद्रास्फीति को कम करने के लिए अपनाया जाता है? तो कौन सी के लिए कम अपनाया जाता है? वो है बेटा सरकारी खर्च में वृद्धि। अगला प्रश्न है, भारत में थोक मूल्य WPI की मुद्रास्फीति मापने का आधार वर्ष क्या है? जो इनकी जो मापते हैं वो आधार है 2011-12। अटल नवाचार मिशन का संबंध किससे? ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो अटल जो नवाचार है उसका है उद्यमशीलता विकास के लिए। अगला जो प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो कथन है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखें। यह शहरी विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय का संयुक्त कार्यक्रम है।
इसे 2 अक्टूबर 2014 से शुरू किया गया। इसका लक्ष्य अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ बनाना है। तो इसका जो आंसर है वो है, इसे 2 अक्टूबर 2014 से शुरू किया है और सही कथन नहीं है। ठीक है, तो इसमें है इस लक्ष्य का, ये लक्ष्य रखा गया है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि 2019 तक रखा गया है। ठीक है, अगला है मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना का स्लोगन क्या है। तो इसका जो स्लोगन है वो है स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का स्लोगन है ये। अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में कौन से कथन सही नहीं है। यह एक दुर्घटना बीमा होता है, बिल्कुल। यह 330 रुपये के प्रीमियम पर 2 लाख तक का कवरेज करती है, ये बात गलत है। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 से की गई। यह दुर्घटना के कारण मृत्यु और विकलांगों को कवर करता है, ये बात भी सही है। तो आंसर गलत हो गया इसका 2 लाख रुपए का। यदि निम्न में से कौन सी स्मार्ट सिटी मिशन का लक्ष्य नहीं है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अधिक रहने योग्य, समावेशी बनना, और ये नहीं है इसका, स्मार्ट सिटी का मिशन का लक्ष्य नहीं है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अधिक रहने योग्य, समावेशी बनना। बाकी 100 स्मार्ट सिटी, 500 शहरों का नवीनीकरण, इसके द्वारा गाँव से शहरों में पलायन को रोकना, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आएगा आपका पहला। अगला प्रश्न है सेतु भारतम परियोजना का संबंध किससे है। अच्छा प्रश्न है ये। इसका है, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ मैं, 2019 तक राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाने का ये लक्ष्य है सेतु भारतम परियोजना का। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो कौन सा कथन सही नहीं है वो है, इसमें रबी की फसल को 2% प्रीमियम पर देना होगा, ये बात गलत है। बाकी इसे 18 फरवरी 2016 से शुरू किया गया। इसके द्वारा पुरानी योजनाओं की कमियों को दूर किया गया। वाणिज्य फसलों पर 5% प्रीमियम देना होगा। अगला है भारत सरकार सबके लिए आवास योजना के तहत कब कब सभी को आवास उपलब्ध करा देगी। अब आपको पता है जितनी भी योजनाएं हैं सब ध्यान रखनी है आपको। तो कब कब उपलब्ध करा देगी ये सबके लिए आवास, वो है 2022 में। बाकी अभी ये लक्ष्य पूरा हुआ है नहीं है। ठीक है, सभी को आवास मिला नहीं है, लेकिन ये लक्ष्य था 2022 तक का था। अगला है वह प्रक्रिया, ये कुछ ये लोग जो डिजिटल वो है उनकी प्रक्रियाएं हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भौतिक प्रमाण पत्रों को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, तो वो कहलाता है डिमेटेरियलाइज, ये कहलाता है इसका। ठीक है, प्रमाण पत्रों को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में परिवर्तन करने वाला डिमेटेरियलाइज। अगला है भारत में स्वीकृत शेयर बाजारों की संख्या है। तो वर्तमान में स्वीकृत की शेयरों की बाजार संख्या है 23। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सोने और खालिस्तान में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुसंधान लॉन्च करने वाला भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज बन गया है। तो सोने के साथ में आपको पता है क्या आती है, चांदी। अगला है भारत में शेयर बाजार भी है आपके टॉपिक सिलेबस में। मैं सिर्फ वही करवा रहा हूँ अब जो आपके सिलेबस में मैंने पार्ट नंबर 29 में बताया है, सिर्फ उसी से रिलेटेड। भारत में शेयर बाजारों के नियमन के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। तो नियमन के लिए जो एजेंसी है आपको पता है रेरा, उसमें कोई एजेंसी का नाम नहीं था। नाबार्ड उसमें नहीं था। IRDA भी नहीं था। ठीक है, उसके अंदर सेबी था और 5 और भी थी, उनको भी आप कमेंट्स कर सकते हैं कि 5 संस्थाएं थी जिसके अंदर एक SBI भी था। SBI, सेबी, ठीक है, और इस पर वो है फेरा, इसके अंदर सेबी, और एक है PFRDA ये भी है, और IRDAI ये भी है, और एक और बच गई कोई सी पेंशन वाली, हाँ पेंशन हो गई ये। बाकी एक और है कुछ PCL वाली ऐसे नाम की, ये संस्थाएं हैं इसकी। अगली है BSE तत्कालीन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स नामक सूचकांक उसके व्यापार शेयर की कीमतों की मात्रा के संदर्भ में शीर्ष और खाली सम कंपनियों के व्यापार का सूचकांक है। तो ये जो सूचकांक है वो है 30।
ठीक है, सेकंड आंसर। अगला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है मुंबई में। मुंबई ध्यान रखेंगे। वह बाजार जिसमें पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच प्रतिभूतियों के उपकरणों का सीधा व्यापार किया जाता है उसे खालिस्तान कहते हैं। सीधा व्यापार किया जाता है उसे कहते हैं प्राथमिक, प्राइमरी मार्केट। ठीक है, आपको ध्यान रखने, मैंने यहाँ पर प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक सारे बता रखे हैं आपको पिछले वीडियोज़ में, वहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। आगे है लंदन स्टॉक मार्केट के स्टॉक मार्केट इंडेक्स को क्या कहा जाता है? क्या है, अलग देश है तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। FTSE FTSI ये कहा जाता है। अब इसके पीछे का मैं रीज़न बता देता हूँ आपको। एक होता है ना फुट पाउंड, तो ये इंग्लैंड की पद्धति है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, करेंसी है इंग्लैंड की पाउंड। ठीक है, और वहाँ पर मापते थे फुट में, इसलिए वहाँ की पद्धति, इसलिए ध्यान रखेंगे आप FTSE FTSI। अगला है यूपी स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? तो वह है यूपी के कानपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न है ऑल फंड्स के बाद पेटीएम वैश्विक स्तर पर 2021 का दूसरा सबसे बड़ा फिनटेक IPO है। पेटीएम की मूल कंपनी का नाम क्या है? तो पेटीएम की जो मूल कंपनी का नाम है वो है 197 कम्युनिकेशन, ध्यान रखेंगे आप। भारत शेयर बाजार सूचकांक और सेंसेक्स किस वर्ष पहली बार 5000 इस अंक के स्तर को पार कर गया? पहली बार कब कर गया था? वो गया था 1999 में, 1999। अगला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का खालिस्तान एक्सचेंज बन गया है, तो वो बन गया है पहला। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अनौपचारिक ऋणदाता का उदाहरण नहीं है? तो ये है, इसका जो आंसर है वो है आपका, ये है निम्नलिखित में से अनौपचारिक ऋणदाताओं का उदाहरण नहीं है। किनारा, नियुक्ति, सगे संबंधी और दोस्त। ठीक है, इसका मुझे कमेंट्स करेंगे आप कि अनौपचारिक ऋणदाता का उदाहरण नहीं है। ठीक है, इसका आंसर बताएं। प्राथमिक क्षेत्र ऋण किसकी ओर इशारा करता है? तो ये जो इशारा करता है, किसकी ओर इशारा करता है ये आपको बताना है। लघु उद्योग, कृषि, लघु व्यवसाय आदि के ऋण के लिए, वाणिज्य क्षेत्र के ऋण के लिए, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए, सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमियों को ऋण देने के लिए। विकल्प 2 और 3 सही। तो लघु प्राथमिक क्षेत्र की बात करता है, तो प्राथमिक क्षेत्र हमेशा ध्यान रखेंगे, जो लघु क्षेत्र होता है कृषि लघु क्षेत्र ऋण को दिया जाता है। अगला है डिजिटल वित्तीय लेन देन में QR कोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो QR कोड का उपयोग किया जाता है त्वरित एवं आसान भुगतान सक्षम करने के लिए। जो QRC कोड करते हैं ना, अपन कहते हैं ना कि जो स्कैन करते हैं उसमें QRC कोड, वो किसके लिए होता है? वो होता है बेटे त्वरित मानी बहुत तेज़ और आसान भुगतान सक्षम करने के लिए। अगला है डिजिटल वित्तीय लेन देन में OTP वन टाइम पासवर्ड का क्या उद्देश्य होता है? आपको पता है वन टाइम पासवर्ड आते हैं, उनका क्या उद्देश्य होता है? उनका उद्देश्य होता है कि उपयोगकर्ता की पहचान को अधिकृत और सत्यापित करने के लिए, ये उसका मेन उद्देश्य होता है। ऐसे प्रश्न आपको वहाँ पर स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, ध्यान रखें आप, इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। डिजिटल वॉलेट का उपयोग करने के लिए निम्न में से कौन सा लाभ है? अब आपको पता है डिजिटल वॉलेट का उपयोग कर रहे हैं, तो इसका जो लाभ है वो है सुविधाजनक एवं सुरक्षित विकल्प। आपके पास में बिल्कुल सुविधाजनक रहेगा और बिल्कुल सेफ रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल वित्तीय उपकरण का उदाहरण है? तो वित्तीय उपकरण का उदाहरण है वो है क्रेडिट कार्ड। ध्यान रखो, वित्तीय उपकरण, डिजिटल वित्तीय उपकरण, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, पहले से ही रकम वो होती है डिपॉजिट, वो आपको खर्च करनी होती है साल भर में। भीम ऐप को प्रधानमंत्री मोदी ने कब लॉन्च किया था? ठीक है, नरेंद्र मोदी ने। तो ये किया था बेटा 30 दिसंबर 2016 को। मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, आपको पता है। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर MMID में कितने अंक होते हैं?
ये होते हैं 7 अंक। कितने? 7 अंक। अगला प्रश्न है, एक अल्फा न्यूमेरिक कोड में जो कि एनआई निफ्ट प्रणाली में भाग लेने वाले बैंक शाखा को की विशिष्ट पहचान करता है, ये क्या होता है? ये होता है आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड होता है, आपने बैंक में देखा होगा, सबका होता है, ठीक है। तो आईएफएससी कोड की मुझे फुल फॉर्म यहाँ पर कमेंट्स करें। सोम, रिया और जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं इसके अंदर सभी कमेंट्स करें। एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जो कि निफ्टी प्रणाली में भाग लेने वाले बैंक शाखा की विशिष्ट पहचान करवाता है, वो होता है आईएफएससी कोड। निफ्ट एक दिन में कितने बेंचों को संचालित कर सकता है? तो ये है इसका आधे घंटे का आधार होता है इनका, उस आधार पे ये अपने अगले क्रम को ले सकते हैं। भारतीय बैंकिंग लेन देन के संबंध में निफ्ट का क्या अर्थ होता है? तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र होता है जो कि निफ्ट का आशय होता है, ठीक है। वर्तमान में भीम ऐप कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? तो वर्तमान में भीम ऐप है जो कि 20 भाषाओं में है, जो कि एक डिजिटल ऐप है। भीम ऐप लेन देन के लिए अधिकतम दैनिक सीमा क्या होती है? मार्च 2023 से, ठीक है। तो ये बढ़ा दी गई है सीमा 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये इसकी सीमा बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, वीडियो थोड़ा सा काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन क्या करें, समय आपका पास बहुत कम है, इसलिए हमने पूरे पे जितने प्रश्न हैं सबको इसी वीडियो में ऐड कर दिए। निम्नलिखित में से कौन भारत की सभी एटीएमों को जोड़ता है? तो सभी एटीएमों को कौन जोड़ता है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। सभी बैंक एटीएमों को जोड़ता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। अच्छा प्रश्न है एटीएमों को जोड़ने वाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यूपीआई लेन देन में भागीदार होता है? तो भुगतान पीएसपी, आदाता पीएसपी, लाभार्थी बैंक और एनपीपीआई, ये सभी करते हैं इसके अंदर। अगला है, भारत में साझा स्वचालित कम्युनिटी की मशीनों के नेटवर्कों को खालिस्तान कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है एनपीसीआई, एनएफएस, ध्यान रखो इनको कहा जाता है एनएफएस। वापस देख लें इस प्रश्न को। स्वचालित कंप्यूटर मशीनों के नेटवर्कों को कहा जाता है एनएफएस। ये किट होती है, ध्यान रखें आप, ठीक है, जो जुड़ी हुई होती है। उस व्यक्ति की कानूनी घोषणा है जो ऋण चुकाने में असमर्थ है, उसको क्या कहते हैं? दिवालिया, ठीक है। तो ये दोस्तों आज की हमारी जो कंप्लीट क्विज होती है, और कितने अच्छे प्रश्न मैंने कोशिश की है जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण थे, सारे प्रश्न इसके अंदर मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। अगली जो क्विज होगी वो उसके अंदर एक तो आरबीआई से रिलेटेड मिलेंगे आपको, और एक जो नियामक वित्तीय 5 संस्थाएं थी उनसे रिलेटेड प्रश्न मिलेंगे आपको। और अगले जो पार्ट है 2-3 दिन में 29 को आपका टेस्ट होगा ही, और जितने भी वो होंगे मोस्ट G20 के, इसके अलावा और भी जो मोस्ट है उन सबको मैं 5-6 वीडियो पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं आपको।